हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रवीण कुमार झा। वेलकम टू यूनिक क्लासेज ऑफ राइट वे। इस चैप्टर की है क्लास नंबर आज कौन सी बताइए? 9th। तो सबसे पहले लिखिए क्लास नंबर 9th। और 9th क्लास में हम लोग कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बच गए हैं, उसको डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। लिखिए जी, क्लास नंबर 9th। जनरली क्या होता है, लास्ट क्लास में आपके पास टॉपिक होता है जो मैं पिछले क्लास अगली क्लास में पढ़ाने वाला हूँ, लिख चुका होता हूँ। देखो ये क्या टॉपिक है, बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर। बहुत शानदार। लिखिए, यहीं से स्टार्ट करते हैं। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, हेडिंग लिखिए बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर। लिखो बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर। बजट मल्टीप्लायर, बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर। शॉर्ट में इसको बीबीएम कह सकते हैं। बैलेंस्ड बजट से आप क्या समझते हैं? ध्यान सुनना। बैलेंस्ड बजट से आप क्या समझते हैं, बता सकते हो? इक्वेट हो जाए। बैलेंस्ड बजट मतलब साफ सी बात है कि अगर अगर कोई बजट बैलेंस्ड है, उस बजट में अगर हम एक्सपेंडिचर में चेंज कर रहे हैं तो उसको बैलेंस रखने के लिए किस में चेंज करना पड़ेगा? इक्वल अमाउंट में। चेंज इन टैक्स। चेंज इन टैक्स क्या है? इनकम में चेंज है। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना। टैक्स में चेंज होगा तो गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी और फिर वो एक्सपेंडिचर के बराबर है। ये शो करता है बैलेंस बजट। मान गए? क्या शो करता है ये? बैलेंस्ड बजट। ध्यान देना, लिखना कहीं पे, इफ देयर इज इक्वल चेंज इन व्हाट? एक्सपेंडिचर एंड टैक्स। लिखते जाओ। मैं ज़्यादातर थ्योरेटिकली लिखाता नहीं क्लास में, क्योंकि सब कुछ मैंने आपके स्टडी मटेरियल में लिख रखा है। इफ देयर इज इक्वल चेंज इन जी एंड चेंज इन व्हाट? टैक्स। राइट, इक्वल चेंज इन जी एंड चेंज इन टैक्स, then whatever government expenditure multiplier comes, that is called what? Balanced budget multiplier. Then whatever government expenditure multiplier, that is change in y upon change in g, comes, called what? BBM, that is बोलो, balanced budget multiplier, that is called balanced budget multiplier. मैं आपको एडवांस में बताता हूँ कि जो BBM होता है वो BBM बैलेंस बजट मल्टीप्लायर चेंज इन y अपॉन चेंज इन g होता है और इसकी वैल्यू 1 होती है। ये जान लो। अब ये कैसे होती है 1? हाउ? यही बात मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अगर पता चले कि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर किसको कहते हो तो आप कह सकते हो ना, किसको कहते हैं? किसको कहते हैं बताओ? जहाँ पे चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड चेंज इन टैक्स इज व्हाट? इक्वल, दैट इज कॉल्ड बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। मान गए? यस सर। अब आइए देखिए, अब मुझे एक चीज़ बताइए कि बजट सरप्लस इक्वस टू होता क्या है? होता है टैक्स, इनकम है गवर्नमेंट की, और माइनस व्हाट? माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस TR। इसको अगर थोड़ा सा मैं ओपन कर दूँ ये क्या हो जाएगा? TA माइनस G माइनस TR होता है ना। लेकिन बात किसकी हो रही है? चेंज की हो रही है। चेंज इन बजट सरप्लस किस पे होगा? चेंज इन TA माइनस चेंज इन G। और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ? चेंज इन TR इक्वस टू क्या कर देता हूँ? 0।
क्योंकि मैं टी आर में चेंज नहीं कर रहा, टी आर में मैं चेंज नहीं कर रहा, इसलिए टी आर में चेंज क्या मान लेता हूँ 0। मैं आगे क्यों बढ़ूँ? अगर आप मुझे कहोगे सर यहाँ तक लिख लिया तो आगे बढ़ूंगा, लिख लिया, राइट सर। तो अब देखो, अब कहानी क्या है कि अगर मान लो बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर पे बीबीएम पे एट बीबीएम क्या होता है, चेंज इन जी इक्वस टू क्या होता है, चेंज इन टी होता है ना। इसका मतलब चेंज इन बजट सरप्लस क्या होगा, 0 होगा ना। जब बैलेंस्ड बजट होगा तो उस केस में चेंज इन क्या होगा, बजट सरप्लस क्या होगा, 0 होगा। मान गए, राइट सर। जब बैलेंस्ड बजट होगा तो चेंज इन बजट सरप्लस क्या होगा, 0 होगा, राइट जी। अब देखिए क्या कहानी, सुनना, इसी को समझना ढंग से। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम बढ़ाएंगे, चेंज इन जी होगा, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा, बता सकते हो इसका रिपरकशंस क्या होगा। रिपरकशंस मतलब क्या होता है, इफेक्ट्स। इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, मानते हो। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, बता सकते हो। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, बता सकते हो। इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। क्यों सर, कंजम्पशन इज व्हाट, कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, नहीं है, बताओ। कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि जो एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज हो रहा है, चेंज इन एग्रीगेट डिमांड, और उसका दो कंपोनेंट यहाँ पे हो गया, कौन कौन। एक तो चेंज इन जी हम कर ही रहे हैं, कर रहे हैं ना। एग्रीगेट डिमांड का दो कंपोनेंट्स हो गया चेंज का, एक तो चेंज इन जी तो हम कर ही रहे थे, और दूसरा क्या हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, क्या हो गया, चेंज इन सी। दो कंपोनेंट्स हो गए, चेंज इन जी एंड चेंज इन सी। वैसे भी देखा जाए तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स होता है ना। अगर मैं चेंज की बात करूँ, चेंज इन एडी की, तो चेंज इन सी तो होगा ही होगा, और यहाँ चेंज इन जी होगा, और ये सब तो चेंज मैं कर ही रहा हूँ, इसको क्या मानूंगा मैं, 0 मानूंगा, समझ गए। क्योंकि ये सब तो ऑटोनोमस है ना, तो चेंज इन आई क्या मान लिया, 0, और चेंज इन एन एक्स क्या मान लिया, 0, क्योंकि ये सब ऑटोनोमस है, मैंने ऑटोनोमस मान रखा है। इस केस में हम जी को स्टडी कर रहे हैं ना, इसलिए जी को हमने ऑटोनोमस नहीं मान रखा है, ओके। जी को तो हम चेंज ही कर रहे हैं, और सी को तो हम ऑटोनोमस मानते ही नहीं है, सी तो इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, इनकम। अगर जी में चेंज हुआ, सबसे अच्छा देखो ट्रांसमिशन मतलब मैकेनिज्म देखो यहाँ पे, जी में चेंज हुआ तो एडी में चेंज हुआ, एडी में चेंज हुआ तो वाई में चेंज हुआ, और वाई में चेंज हुआ, पैसे घर आए तो कंजम्पशन नहीं होगी, क्या बताओ। वाई चेंज मतलब क्या, हमारे घर पैसे आ गए, पैसे आ गए तो देखो कितने अच्छे खर्चे होते हैं, अच्छा सा खर्चा होगा, तो ये तो चेंज होगा ही होगा, मान गए जी, जल्दी बताइए। राइट सर, यहाँ तक क्लियर है। जब यहाँ तक क्लियर है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चेंज इन ए डी एट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, चेंज इन वाई इक्वस टू क्या होता है, चेंज इन ए डी होता है ना। ठीक से लिखता हूँ, जल्दीबाजी क्या है, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, चेंज इन वाई इक्वस टू चेंज इन ए डी। चेंज इन वाई इक्वस टू क्या होगा, चेंज इन ए डी क्या कहा हमने, दो कंपोनेंट है, कौन कौन, चेंज इन जी और प्लस व्हाट, चेंज इन सी, है कि नहीं, बताओ, बोलो ना। जो कुछ भी हम निकालते हैं सब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तो निकालते हैं, और कहाँ निकालते हैं, कहीं और थोड़ी निकालते हैं, सब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। अगर ए डी इक्वस टू चेंज इन जी प्लस चेंज इन सी है, तो चेंज इन वाई इक्वस टू भी यही होगा। अब यहाँ देखो, चेंज इन वाई इक्वस टू चेंज इन जी अब प्लस चेंज इन सी है, तो चेंज इन सी क्या होगा, बताओ जल्दी से, चेंज इन सी क्या होगा, चेंज इन सी प्लस व्हाट, सी वाई डी, एम आई राइट और रॉन्ग, बोलो ना। हाँ, चेंज इन जी हो गया चेंज इन सी प्लस सी चेंज इन वाई डी, सी चेंज इन वाई डी, मानते हो। अभी 0 कर देंगे, उसको 0 कर देंगे ना, 0 कर देंगे, ठीक है। इक्वस टू क्या हुआ, चेंज इन जी, ये तो 0 हो जाएगा ना, ये क्या बचेगा, सी इंटू चेंज इन वाई डी, बचेगा नहीं, बताओ।
एक्सक्यूज मी, जल्दी बोलिए। यस सर। तो चेंज इन जी अब प्लस स्मॉल सी, चेंज इन वाई डी क्या होगा, वाई माइनस वॉट, वाई माइनस चेंज इन वाई, माइनस क्या होगा, चेंज इन टैक्स। चेंज इन टी आर क्यों नहीं हुआ बताओ, चेंज इन टी आर इक्वस टू क्या है, जीरो है। मैंने टी आर में कहाँ चेंज किया है, मानते हो? टी आर में चेंज कहाँ किया, आपके दिमाग में आता होगा ना सर, वाई डी इक्वस टू तो होता है वाई माइनस टी ए प्लस टी आर होता है, तो उसमें भी चेंज दिखाना चाहिए, लेकिन चेंज इन टी आर क्या है, जीरो है। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन जी प्लस सी चेंज इन वाई माइनस सी चेंज इन टी ए इक्वस टू चेंज इन वाई। तो चेंज इन वाई माइनस सी चेंज इन वाई इक्वस टू चेंज इन जी माइनस सी चेंज इन जी, बिकॉज चेंज इन जी इक्वस टू चेंज इन टी ए। मान गए मैंने क्या किया, पता चला? मैंने इस टी ए को रिप्लेस कर दिया, ये टी ए जो है ना, इसके बदले क्या लिख दिया, चेंज इन जी लिख दिया। पूछो क्यों, क्योंकि चेंज इन जी इक्वस टू चेंज इन टी ए ऊपर मान चुका हूँ मैं। बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर दोनों इक्वल है, नहीं माना क्या, देखो बोलते हो। आगे बढ़ूँ, प्रूफ करना है, बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर को ही प्रूफ करना है ना। तो बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर जो है सो इक्वस टू वन आता है, इक्वस टू वन आता है, ये मुझे प्रूफ करना है। मुझे ये नहीं प्रूफ करना कि ये दोनों इक्वल होता है, ये तो होता ही होता है इसमें, समझ गए? बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर मुझे ये नहीं प्रूफ करना है कि चेंज इन जी इक्वस टू चेंज इन टी ए होता है, मुझे ये प्रूफ करना है कि इक्वस टू वन होता है। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का मतलब तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ना, क्यों? ओके हाँ। तो इसका मतलब ये हो गया, अब मैं यहाँ क्या करूँ, अब मैं यहाँ पे चेंज इन वाई कॉमन लूँ तो क्या आ जाएगा, वन माइनस सी, और यहाँ चेंज इन जी कॉमन तो क्या हो जाएगा, वन माइनस सी। राइट और रॉन्ग, मानते हो? ये कट गया, ये कट गया, तो क्या बचा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन जी इक्वस टू क्या आ गया, वन आ गया। और ये क्या है, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है कि नहीं, इक्वस टू वन आया। और जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर वन आता है, इसका मतलब इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं बीवीएम। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बैलेंस्ड, बोलो ना, बजट मल्टीप्लायर। क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या क्या लेकर के ये निकाला है, यहाँ ये लेकर निकाला है कि चेंज इन जी इक्वस टू क्या है, सेंस चेंज इन जी इक्वस टू क्या है, चेंज इन टी है। अगर चेंज इन जी एंड चेंज इन टी ए को इक्वल करके मैंने मल्टीप्लायर निकाल दिया, तो उस वक्त जो मल्टीप्लायर आएगा वो क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर कहलाएगा। मान के बच्चे, क्लियर है? जल्दी बताओ, दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर। कहाँ की बात कर रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हो कि सर बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर निकालने के लिए हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड टैक्स को ही क्यों लिया, यही बोलना चाह रहे हो ना? हमने ट्रांसफर्स क्यों नहीं लिया, हमने ट्रांसफर्स क्यों नहीं लिया, ये बोल रहे हो ना? देखो, हेलो, बोलूँ मैं आगे, बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर के लिए गवर्नमेंट का इनकम क्या होता है, गवर्नमेंट का इनकम टैक्स होता है, और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर तो होता ही होता है, जरूरी नहीं कि ट्रांसफर्स हो, ट्रांसफर्स को मजबूरी नहीं है, नहीं बात समझे? ट्रांसफ़र तो गवर्नमेंट के अदर इनकम पे भी डिपेंड करता है, लेकिन एक्सपेंडिचर तो होना ही होना गवर्नमेंट का, नहीं मान समझे? इसको लेकर करेंगे, राइट सर, बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर, क्लियर? तो मैं लास्टली जाते जाते पूछूं एक चीज़, बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर की पहली कंडीशन क्या है, कि सर चेंज इन जी इक्वस टू क्या होना चाहिए, मेरे साथ साथ बोलो क्या होना चाहिए, चेंज इन टैक्स होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, कि चेंज इन बजट सरप्लस कितना होना चाहिए, चेंज इन बजट सरप्लस क्या, जीरो होना चाहिए। और ऐसा होने के बाद
बैलेंस बजट मल्टीप्लायर कितना आएगा? 1। और 1 कैसे आएगा? तो प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव किया? सर कोई बात नहीं सर, अगर एक्सपेंडिचर में देखो, कई बार क्या होता है ना कि बुकिश लैंग्वेज में पढ़ना जरूरी नहीं होता है। आप कभी घर में अकेले बैठे हैं, आपका मन किया कुछ सोचो यार ये हुआ क्या है, तो आप अकेले भी सोच सकते हो। ऐसा मत समझना कि हम क्लास में आते हैं तो रट के आते हैं कि ऐसे ऐसे होगा। एट रेंडम क्लासेस में बहुत बातें दिमाग में आ जाती है, तो ये क्यों आती है? कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे ही अगर आप सोचोगे ना, विचारोगे, तो कॉन्सेप्ट आएगा। क्या हुआ? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बदला, एक्सपेंडिचर बदला तो डिमांड बदला, डिमांड बदला तो इनकम बदला, इनकम बदला तो कंजम्पशन बदला। इसका मतलब है कि जो हमारी यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड में चेंज आएगा, उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। कौन कौन से? चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जितना एग्रीगेट डिमांड में चेंज आएगा उतना वाई में चेंज आएगा। तो वाई का चेंज किसके बराबर हो गया? चेंज इन वाई इक्वल्स टू, कम ऑन, चेंज इन सी एंड चेंज इन जी। और सी को थोड़ा एलोबरेट कर देंगे। हाँ, उसके बाद टैक्स को जी से रिप्लेस करके देखो बीबीएम अपने आप 1 आ गया। मज़ा आ गया। क्यों जी? आगे बढ़ें? यस सर। ये बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर जो मैं बोल रहा हूँ, और मैं बोलता हूँ कि अकेले में भी कोई सोचा करो, क्योंकि अभी आप अपना सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम तो देंगे ही, लेकिन आपको क्या करना है ना, ये सब नॉलेज को संजो के रखना है। संजोना समझते हैं? संभाल के रखना है, क्योंकि अगले सेमेस्टर में ये सब कहीं पे भी काम आ जाता है। उस वक्त बच्चे कहते हैं सर समझ में नहीं आया, तो मैं कहता हूँ क्यों नहीं आया? सेकंड सेमेस्टर नहीं पढ़ा, चलो लो लॉगिन आईडी लो, पढ़ो सेकंड सेमेस्टर पहले आकर के। ये कहानी है। राइट जी बच्चे, क्लियर यहाँ तक? क्लियर है? क्लियर है सर। आइए दूसरा टॉपिक लिखिए आप। ये बातें क्लियर हो चुकी है। दूसरा टॉपिक लिखिए, और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। और वो क्या है? वो है आपको फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस। ये तो आपको अगले सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में दिखेगा ही, और थर्ड में भी दिखेगा। लिखिए, फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस। फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस लिखा जी? क्या होता है सर ये फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस? मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, बताओ फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? बता सकते हो? फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस। फुल एम्प्लॉयमेंट जो मैंने लिखा है, आपने जो एक्सप्लेन किया सही किया है, लेकिन मुझे फुल एम्प्लॉयमेंट लिखना ही नहीं चाहिए था। मुझे लिखना चाहिए था इनकम एट फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट लिखना चाहिए था मुझे। अब लिख रहा हूँ, अब बताओ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, इसका क्या मतलब समझते हो? क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या कहा था याद है? पहली क्लास में समझाया था मैंने। क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या कहते थे कि हमारी जो आउटपुट है वो किस लेवल पे है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट है। मतलब हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से? जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं, हाँ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसको हम इनपुट फैक्टर भी कह सकते हैं। जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या है? ये फुली यूटिलाइज्ड है। और इसके फुली यूटिलाइज्ड होने पे जो आउटपुट है, अगर ये फुली यूटिलाइज्ड है, एंड देन whatever output, that is what, that is what, that is full employment level of output। इसको हम वाई स्टार से भी डिनोट कर सकते हैं। और क्लासिकल ने क्या कहा था कि हमारी आउटपुट जो होती है ऑलवेज किस पे होती है? बताओ, आउटपुट किस पे होती है? फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। आप याद करो, मैं इसी बहाने आपको रिवाइज कराता हूँ, याद करो आप। उसने कहा था कि हमारी आउटपुट क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट पे है। याद है ये चीज़? और हमारे आउटपुट को और नहीं बढ़ाया जा सकता है। अगर आप एग्रीगेट डिमांड ये है
और ये प्राइस है। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है किसी वजह से तो टेम्परेली हमारी आउटपुट तो बढ़ेगी, ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी y1, लेकिन ओवर द पीरियड क्या होगा, प्राइस इंक्रीज कर जाएगा और आउटपुट खुद ब खुद यहाँ पहुँच जाएगा इन द लॉन्ग रन। याद है? मतलब हमारी आउटपुट तो ऑलवेज किस पे रहेगी, बताओ किस पे रहेगी, बोलो ना, वाई स्टार पे। किसने कहा था ये बात? क्लासिकल ने। हाँ, किनीशियन ने क्या कहा? किनीशियन ने कहा कि एक्चुअली हमारी ज़िंदगी किस में चलती है, लॉन्ग रन में कि शॉर्ट रन में? शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन शॉर्ट रन में चलती है। तो शॉर्ट रन इकोनॉमिक्स की कहानी तो हम लोग डिस्क्राइब कर ही रहे हैं, इसलिए मैं अभी उस पर टाइम नहीं लगाऊंगा। मेरा मकसद कहने का यह है कि अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट है, ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट है। और जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट की बात करते हैं तो हम इतना कैपेबल होना चाहिए हमें कि हम समझ पाएँ कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम ये इस लाइन की बात कर रहे हैं, और ये नहीं कि ये लाइन हमेशा वर्टिकल ही होता है। आगे सेमेस्टर 3 एंड 4 में देखोगे कि ये क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग भी हो जाएगा, क्योंकि ग्रेजुअली इसमें भी डेवलपमेंट्स हुए हैं। वो सारी डेवलपमेंट्स में अभी आपसे तो नहीं कर सकता ना, अभी तो यही मानकर चलो, आप मान गए। ऐसा मत समझना कि किसी पॉइंट पे हम इकोनॉमिक्स में आगे रुक जाते हैं। इकोनॉमिक्स में ग्रोथ होती रहती है, मतलब बदलाव होते रहते हैं, राइट जी, थियोरेटिकल चेंज होते रहते हैं। तो कभी भी आपके दिमाग में अगर कोई बोले फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, तो क्या आप समझ पाएंगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर, समझ पा रहे हैं। ग्राफ ये है और ये वर्टिकल लाइन है, और लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप फुली एग्जॉस्टेड है, फुली यूटिलाइज्ड। और उस केस में अगर आउटपुट बढ़ेगी तो प्राइस ही बढ़ेगी, गॉट इट? डिमांड बढ़ेगी तो, मान गए? राइट सर। चलिए जी, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आउटपुट हो गया। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मेरी आउटपुट कितनी है, अगर मेरी आउटपुट वाई स्टार है और तब जो बजट सरप्लस है, देन वट एवर बजट सरप्लस is called what? Is called full employment, बोलो ना, बजट सरप्लस। जो मैंने आपको ग्राफ बताया इसका कोई यहाँ पे सिग्निफिकेंस नहीं है, बस मैंने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को समझाने के लिए ग्राफ दिखा दिया। क्लियर? अब बजट सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? टैक्स तो इनकम होती है, अब माइनस व्हाट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अब प्लस टी आर। टैक्स क्या होता है? टी वाई होता है माइनस जी अब प्लस टी आर। यहाँ पे वाई क्या रखें बताओ, क्या रखें वाई? क्योंकि मेरे पास वाई गिवन है, वाई क्या रखें? वाई स्टार, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, और माइनस क्या कर दें, जी अब प्लस टी आर। तो अब अगर इस केस में इस बजट सरप्लस को हम क्या कहेंगे बताओ? जब हमने एस वाई के ऊपर स्टार लगाया है, तब हम बजट सरप्लस के ऊपर भी क्या लगा देंगे, स्टार लगा देंगे। और इसका नाम क्या रख देंगे बताओ, क्या रख देंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ बजट सरप्लस। फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस, सिंपल, फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस। कुछ चेंज नहीं किया मैंने, फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस, राइट सर। लेकिन क्या इकोनॉमी में ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट होते हैं? सर क्लासिकल के हिसाब से तो होते हैं, लेकिन किनीशियन के हिसाब से नहीं होते। क्योंकि किनीशियन किसकी बात करता है? शॉर्ट रन की। इवन शॉर्ट रन की बात तो क्लासिकल ने भी किया कि हमारी इनकम बढ़ तो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन वो फिर धीरे धीरे क्या होती है, यहाँ पहुँच जाती है। तो क्लासिकल के थॉट प्रोसेस में एक ही कमी रह गई कि वो इस पॉइंट को इम्पोर्टेंस नहीं दिया कि हमारी इनकम जो वाई स्टार से वाई वन पहुँच गया, इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, बल्कि वो इसको इम्पोर्टेंस दिया कि साइक्लिकली ओवर द पीरियड, साइक्लिकली मतलब होता है ओवर द पीरियड, ओवर द पीरियड हमारी इनकम यहीं पहुंच गई। तो क्लासिकल ने देखा कि जहां से हम चले थे वहीं पहुंच गए। क्लासिकल ने ये नहीं देखा कि हमने शॉर्ट टर्म में कहाँ पहुंचा, और शॉर्ट टर्म में कहाँ पहुंचा ये किसने देखा, बोलो किसने देखा? किनीशियन देखा शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक्स में। हाँ, तो ये y1 क्या है आपकी, y1 क्या है आपकी बताओ, y1 क्या है आपकी? ये आपकी एक्चुअल आउटपुट है। इसका मतलब है कि इकोनॉमी में ऑलवेज क्या रहता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट रहता है, एक्चुअल आउटपुट रहता है? एक्चुअल आउटपुट रहता है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट तो एक डिजायर्ड है, ऑब्जेक्टिव है, वो पूरा होने की कोशिश करता है, लेकिन ऑलवेज वो अचीव नहीं हो पाता। क्योंकि अचीव कब होता है, कब अचीव होता है? लॉन्ग रन में।
तो सोसाइटी में एक्चुअली क्या होती है, ये आउटपुट रहती है y1। तो अगर मैं कहूँ कि बजट सरप्लस y1 पे क्या, तो क्या कहोगे आप? y1 रखो या सिंपल y रख दो, माइनस जी प्लस टी आर। ये क्या हुआ? ये हुआ बजट सरप्लस एट एक्चुअल आउटपुट। मानते हो? बोलो ना, क्या आ गया बजट सरप्लस एट एक्चुअल आउटपुट। अगर मैं देखना चाहूँ कि बजट सरप्लस एट एक्चुअल आउटपुट पे अब बजट सरप्लस एट फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट पर डिफरेंस क्या है? कर सकते हैं डिफरेंस? नहीं कर सकते हैं? बताओ डिफरेंस बिटवीन यस राइट जी, डिफरेंस बिटवीन फुल एम्प्लॉयमेंट budget surplus, that is BS star, and actual income budget surplus, that is BS। वो तो सिंपल है, ये तो हमेशा होता ही है। क्या डिफरेंस होगा इसमें? डिफरेंस होगा इसमें बजट सरप्लस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल माइनस नॉर्मल बजट सरप्लस। मानते हो जी बच्चे? जल्दी बोलो, क्यों नहीं बोलते? यस सर। ये बजट सरप्लस क्या है? ये है टी वाई स्टार माइनस वॉट, चेंज, सॉरी जी एन टी आर है ना। और ये क्या है? ये है टी वाई माइनस जी प्लस टी आर। है कि नहीं? बताओ, सॉरी है कि नहीं? मानते हो बात को? अगर मैं इसको ओपन करूं तो क्या होगा? ये टी वाई स्टार माइनस जी प्लस टी आर और माइनस टी वाई और प्लस क्या हो जाएगा? जी प्लस टी आर। राइट? तो क्या दिखेगा? ये और ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? टी कॉमन होगा और ये क्या बचेगा? वाई स्टार माइनस वाई। राइट और रॉन्ग? मानते हो? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस में जो चेंज आएगा, वो चेंज किसकी वजह से आएगा? सिर्फ चेंज इन इनकम। देखो नहीं आ रहा है? देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस में एक्चुअल बजट सरप्लस से जो बदलाव आता है, जो चेंज आता है, एक्चुअल बजट सरप्लस ही है, फुल एम्प्लॉयमेंट ही है, वो चेंज किस वजह से आता है? एक्चुअल इनकम एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम, इसके चेंज की वजह से आता है। और इस चेंज को हम क्या बोलते हैं? बता सकते हो क्या बोलते हैं? एक्चुअली इकोनॉमी में इनकम क्या होता है? देखो ऐसे होता है, ये वाई है और मान लो ये टाइम है, वाई और टाइम। अलग दिखाता हूँ। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी इनकम को देखते हैं हम, ये मान लो इनकम रखते हैं, यहाँ टाइम रखते हैं, तो टाइम के रेस्पेक्ट में इनकम क्या, लॉन्ग रन में इनकम ऐसा होना चाहिए। सुन रहे हो? एक्सक्यूज मी, टाइम के रेस्पेक्ट में लॉन्ग रन में इनकम कंसिस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन शॉर्ट रन में इनकम क्या रहता है? कभी ऊपर कभी ज़्यादा, कभी ऊपर कभी ज़्यादा, नहीं होता? बताओ। एक्सक्यूज मी, मानते हो? ये इनकम क्या है? ये हमारी वाई स्टार है टाइम के साथ। और ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? कभी वाई ज़्यादा कभी वाई कम, कभी ज़्यादा कभी कम। एम आई राइट? एम आई राइट? राइट। टाइम किस, देखो क्लासिकल क्या कहता है, लॉन्ग रन में क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा या कुछ भी होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में हमारी ये लॉन्ग टर्म इनकम तो वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। लॉन्ग टर्म इनकम तो वही रहेगी, लेकिन एक्चुअली हम लॉन्ग टर्म में नहीं जीते, हम जीते हैं शॉर्ट रन में। तो शॉर्ट टर्म हमारी इनकम क्या होगी? कभी ऊपर जाएगी और कभी मैक्सिमम जाएगी, फिर नीचे आएगी, लेकिन इसके अराउंड ही जाएगी ना। तो इसका मतलब ये जो कभी ऊपर जा रहा है और कभी नीचे जा रहा है, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है साइक्लिकल चेंज। सुन रहे हो मेरी बात? क्या दिखाता है ये कहलाता है, ये दिखाता है साइक्लिकल चेंज। ये साइक्लिकल चेंज है, साइक्लिकल चेंज। हमारे पास लॉन्ग टर्म का एक ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसके अराउंड शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशंस होते हैं, दिस इज कॉल्ड साइक्लिकल चेंज। इसीलिए इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया साइक्लिकल कंपोनेंट ऑफ बजट। दिस इज कॉल्ड
साइक्लिकल कंपोनेंट ऑफ, बोलो ना, बजट। दिस इज कॉल्ड साइक्लिकल कंपोनेंट ऑफ बजट। मान गए बच्चे? क्लियर? दिस इज कॉल्ड साइक्लिकल कंपोनेंट्स ऑफ बजट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस में और एक्चुअल बजट सरप्लस में जो डिफरेंस होता है वो साइक्लिकल कंपोनेंट की वजह से होता है। मतलब है ये कि अगर इकोनॉमी में बजट सरप्लस में कोई फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं तो आने का वजह क्या है? एक्चुअली बजट सरप्लस हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे कंसिस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन बजट सरप्लस में जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं किसकी वजह से आ रहे हैं? एक्चुअल इनकम में शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशंस की वजह से बजट सरप्लस में फ्लक्चुएशंस आता है, और उस फ्लक्चुएशन को क्या बोलते हैं हम? साइक्लिकल कंपोनेंट्स ऑफ बजट। मान गए? राइट सर। अब यहाँ एक चीज़ और देखो, यहाँ हुआ क्या, अगर मान लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज होता है, ठीक है बच्चे, क्लियर यहाँ तक? साइक्लिकल कंपोनेंट ऑफ बजट। हाँ, मैंने ये कहा कि देखो, एक्चुअली हम कभी क्या देखते हैं कि हमारी बजट सरप्लस तो ये होती है ना, एक्चुअल में होती है ना, क्योंकि हमारी एक्चुअल इनकम होती है शॉर्ट टर्म में, लेकिन एक हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी होता है। उस लॉन्ग टर्म में जो हमारी बजट सरप्लस वो क्या कहलाता है? फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस। हमारी इकोनॉमी जो होती है फुल एम्प्लॉयमेंट बजट आउटपुट पे और एक्चुअल आउटपुट में क्या होता है? फ्लक्चुएशंस होता है। देख रहे हो? तो जब इसमें फ्लक्चुएशंस होगा तो इसका रिपरकशंस क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा? बोलो ना, क्या हमारे बजट सरप्लस में भी क्या होगा? फ्लक्चुएशंस होगा, नहीं होगा? बताओ। अगर बजट सरप्लस में फ्लक्चुएशंस हो, फ्लक्चुएशन को क्या बोलेंगे हम? वो फ्लक्चुएशंस किस वजह से हो रहा है? चेंज इन इनकम की वजह से। और ये चेंज इन इनकम क्यों हो रहा है? साइक्लिकल हो रहा है। ये चेंज इन इनकम तो साइक्लिकल है। साइक्लिकल मतलब ये होता है कि आप ये मत समझना कि कभी कभार, सॉरी, हमेशा इनकम में चेंज किसी फैक्टर की वजह से ही होता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज होगा या इन्वेस्टमेंट चेंज होगा तभी ही हमारा क्या होगा? बोलो, अभी क्या होगा हमारा? इनकम में चेंज होगा। इनकम में चेंज साइक्लिकल भी होता है। साइक्लिकल चेंज अगर कभी कभार इनकम अगर ऊपर जाता है तो आफ्टर सम टाइम इट्स बाउंड टू बी व्हाट? इनकम विल बी लोअर इन सम टाइम। इनकम लोअर हो जाएगा। क्यों? देखो बताता हूँ, सुनो, मैं एक एग्जांपल दे दूँगा उसको। यहाँ पे एग्जांपल नहीं, कॉन्सेप्ट है ये। मान लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा, ध्यान देना, ठीक है जी, बढ़ गया। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो क्या होगा? जल्दी बताओ। कमान, मैं नहीं बोलूँगा कुछ। एडी इंक्रीज करेगा। ये करेगा तो क्या होगा? इनकम इंक्रीज करेगा। क्या? वेरी गुड। आपको लगता है कितनी गुडी गुडी, कितनी अच्छी बात हो रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाते जाए इनकम बढ़ता जाएगा। ऐसा हमेशा नहीं होता है। ऐसा हमेशा क्यों नहीं होता है? क्योंकि अब देखो, अगला स्टेप देखो क्या होगा। अगर इनकम बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? टैक्स भी बढ़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि टैक्स इज द व्हाट? टैक्स इज व्हाट? प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। दूसरी बात एक और है, जान लो, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है ना, प्रोपोर्शनली इनकम टैक्स भी बढ़ जाता है। इंडिया में तो खासकर ये होता है, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स लगता है। समझ गए? आपने सुना होगा किसी की इनकम 5 लाख से कम है, जीरो टैक्स। 5 लाख से ऊपर है, 5%। समथिंग समथिंग समथिंग, मतलब मैंने गलत बोल दिया वैसे। 2.5 लाख से नीचे जीरो टैक्स है। 2.5 लाख से 5 लाख का कितना है? 5% है। और 5 लाख से ऊपर कितना है? 20% है। और 10 लाख से ऊपर कितना है? 30% है। सुन रहे हो मेरी बात? तो इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ जाएगी। टैक्स बढ़ेगा तो क्या होगा? बताओ। टैक्स बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड पे क्या असर पड़े? एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड कम हो तो फिर क्या होगा? वाई कम हो जाएगा। आपने क्या देखा? हमने कहानी की शुरुआत कहाँ से करी थी? हमने कहानी शुरुआत करी थी जी से। इस उम्मीद में करी थी कि जी बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा, लेकिन ऑटोमेटिकली क्या हो गया? वाई हमारा कम भी हो गया। हमने वाई कम करने का मेरा कोई नियत नहीं था, लेकिन वाई कम हो गया। यहाँ वाई किसकी वजह से कम हुआ? वाई कम हुआ टैक्स की वजह से। मानते हो? ये क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, ये ऊपर जो चेंज इन वाई हुआ था, ये दिख रहा है कि आपका इनकम बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है यहाँ तक देखो, और फिर बाद में कम हो रहा है। ये क्या दिख रहा है? टैक्स की वजह से। इसका मतलब क्या हो? फ्लक्चुएशंस किसकी वजह से? टैक्स की वजह से हुआ। हालांकि फ्लक्चुएशन किसी और वजह से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ किसकी वजह से हो रहा है? बोलो ना, टैक्स की। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ने आपको आपके
फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ऊपर ले गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ने आपको फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ऊपर ले गया, आपकी इनकम आसमान में उड़ने लगी, तो ज़्यादा दिन उड़ नहीं सकते हैं आप। पूछो क्यों? क्योंकि आपको उड़ने से रोक देगा। कौन रोक देगा? टैक्स रोक देगा, नीचे ले आएगा। फिर कहाँ ले आएगा? यहाँ ले आएगा। और हो सकता है नीचे और लेके चला जाए, फिर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्टेप लेगी, फिर बढ़ेगा। ये साइक्लिकल चलता रहेगा। तो यहाँ पे टैक्स ने हमारे बढ़ते हुए इनकम को रोका है। इसलिए टैक्स को पता क्या कहा जाता है? टैक्स को कहा जाता है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। सुना है कभी टर्म ये? ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, STABLISER भी होता है, ZER भी होता है, आपकी मर्जी जो लिखिए आप। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर मैंने अपने रीडिंग्स में इसके बारे में काफ़ी लिख रखा है। इसके बारे में ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर क्या होता है। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इकोनॉमी में होते हैं। वो कभी कभार क्या होता है कि अगर टैक्स आपकी बढ़ती है तो उसको कम करती है, कमती है तो बढ़ा भी देती है। ये भी जान लो बात को। क्योंकि अब जिस टैक्स ने यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ था, जब इनकम कम होने लगेगी तो फिर टैक्स क्या होगा? अपने आप कम हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर भी इकोनॉमी में बहुत होते हैं, जो खुद ब खुद इकोनॉमी को क्या करती है? साइक्लिकली लॉन्ग रन में इनकम को फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे रखती है। बात समझ गए? एक्सक्यूज मी, समझ गए ना? बोलिए यस, यस या नो। मूव करते हैं उसके अराउंड, फुल एम्प्लॉयमेंट के अराउंड मूव करते हैं। देखो अब आप कहोगे सर क्या हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को चेंज नहीं कर सकते? बड़ा अच्छा क्वेश्चन, लेकिन मैं इसका जवाब अभी देना नहीं चाहता था, लेकिन आपकी थ्रस्ट है तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप कहोगे सर तब तो इकोनॉमी फिर एक जगह आगे स्थिर हो गई है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, इसके अराउंड ही मूवमेंट हो रही है, तो फिर तो इकोनॉमी आगे कैसे बढ़ेगा? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो बताओ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल किस पे डिपेंड करता है? किस पे? हमारे इनपुट फैक्टर्स पे, प्रोडक्टिविटी पे, इनपुट फैक्टर्स पे। अगर मान लो हमारे पास लेबर के पास टेक्नोलॉजी आ गया, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गया, तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? इंप्रूव कर जाएगी ना। अगर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर जाएगी तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी चेंज हो जाएगा। सुन रहे हो? लेकिन अभी हम क्या मानकर चल रहे हैं? अभी हम मानकर चल रहे हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी क्या कांस्टेंट है। एक्सक्यूज मी, समझ रहे हो? मैंने कहा ना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी मैं वो सब चीज़ ड्राइव करूंगा नहीं, जब सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 में जाएंगे ना, सेमेस्टर 3 में खासकर, तो आप देखना कि ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आउटपुट है ये भी डिराइव होगा। इसको ड्राइव करना, इसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। लेकिन मुझे बहुत कुछ बोलने का मन करता है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता हूँ, मेरे सिलेबस की क्या है? कंस्टेंट है। अगर मैं ज़्यादा पढ़ा दूंगा तो फिर आपके लिए ओवरफ्लो हो जाएगा बियॉन्ड सिलेबस। आगे जाके देखना कि आपका जो ये आउटपुट लेवल है ये भी बढ़ता है, टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ता है। एनीवे, और टेक्नोलॉजी सिर्फ लेबर को ही इंप्रूव नहीं करता, टेक्नोलॉजी कैपिटल को भी इंप्रूव कर देता है। आपने क्या देखा? पहले के ज़माने में हम जो कार इस्तेमाल करते थे उससे इंप्रूव्ड कार इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मशीन इस्तेमाल करते हैं उससे इंप्रूव्ड मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या आउटपुट नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना? राइट सर, आउटपुट बढ़ेगी। तो चलो, तो ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर हो गया। हमारे पास इस चैप्टर में पढ़ाने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो गए। मेरे पास जितनी थ्योरेटिकल बातें थी सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस पे एग्जैक्टली न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट होगा बताओ? बोलो। न्यूमेरिकल्स। मैंने 9 क्लासेज ली हैं, कुछ क्लासेज थोड़ी छोटी भी रही है, तो आप सिर्फ नंबर ऑफ क्लासेज मत देखिएगा, हमारा लेंथ भी देखिएगा पूरा पूरा। अगर 40-45 मिनट की क्लासेज होती है, उसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दोगे तो 30 मिनट की हो जाती है। लेकिन स्पीड तब बढ़ाना जब आपको समझ में आए, समझना ज़्यादा जरूरी है। तो जितने कॉन्सेप्ट्स थे सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे तरफ से कंप्लीट हो गए। मैं क्या ढूंढ रहा था? मैं यही ढूंढ रहा था, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। मैंने अभी पढ़ाया आपको, कॉन्सेप्ट दे दिया इसका, और इसके जो डिटेल है यहाँ पे, एक बार इसको आप बेड टाइम रीडिंग कर लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे, वही बात निकलेगी आपको जो मैंने बताया। ये प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है इनकम टैक्स की आती बढ़ती जाती है। तो ये एक आपको होमवर्क दिया कि इसको एक लाइन पढ़ लेना आपको। इसके बाद देखिए क्या कहानी स्टार्ट होता है, देखिए गौर से। इसके बाद आपका देखो सॉल्व न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स है, उसकी सॉल्यूशन भी है। मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करके भेज दिया आपके पास, तो आप यहाँ से भी देख के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सॉल्यूशन होने के बावजूद भी इसमें से 4-5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन हम पिकअप करेंगे और क्लास में आपको हम करवाएंगे। 1 2 3 4 क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, 5वें क्वेश्चन से अप्रॉक्सीमेटली में स्टार्ट करेंगे। और मैं देख सकता हूँ कितने क्वेश्चन ऑलमोस्ट हैं। अगर ये सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इस चैप्टर में हमारा क्या होगा, पूरी कंट्रोल आ जाएगी हमारी, सारे क्वेश्चन हम कर पाएंगे।
सॉल्यूशंस के बावजूद भी मैं आप पर नहीं छोड़ूंगा, कुछ क्वेश्चन ज़रूर मैं आपको कराऊंगा। मान गए? क्यों नहीं बोलते? यस सर मान गए। तो ये 16 क्वेश्चन, इसके अलावा 17 है, 17 है और क्या है, और ज़्यादा है, 19 20 है, बताएं कितने हैं, देखते हैं, 20 है। इसके अलावा 20 क्वेश्चंस के अलावा कुछ और करना चाहते हैं आप, तो आप पास्ट ईयर के पेपर्स ले लेंगे और उसमें से क्वेश्चंस करेंगे, जो चैप्टर हो जाएगा वहाँ से करेंगे। हालांकि हमारे कराने के बाद उसका सब कुछ हो जाएगा वहाँ से, फिर भी ट्राई करेंगे कि कभी कभार कुछ ना कुछ नई बातें हर जगह मिल जाती है। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास से फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।